अंजलि और रितेश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रितेश राज घराने से था और अंजलि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। इसलिए रितेश ने अपने पिता के डर से उन्हें बिना बताए ही शादी कर ली थी। और अब काफी हिम्मत जुटाने के बाद रितेश अंजलि को लेकर अपने गांव वापस जा रहा था, बल्लभगढ़। दिल्ली से तकरीबन 9 घंटे के सफर के बाद वो बल्लभगढ़ पहुंच गए। ओह थैंक गॉड तुम्हारा गांव आ गया। मैं तो बैठे बैठे थककर चूर हो चुकी हूँ। अब देखना तुम्हारा रितेश कितनी बड़ी विरासत का मालिक है। गांव के अंदर आने पर यहाँ की हरियाली और बड़े बड़े घर अंजलि को बहुत अच्छे लगे। काफी देर बाद गाड़ी एक आलीशान हवेली पर जाकर रुकी। ओह माय गॉड। हवेली के गेट पर रितेश के माता पिता ठाकुर महेश और ठाकुराइन मालती अपने एक नौकर बिरजू के साथ खड़े हुए थे। उनको देखकर अंजलि थोड़ा झिझक रही थी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। रितेश बेटा, अगर तुम मेरे इकलौते बेटे और विरासत के इकलौते वारिस ना होते तो हम तुम्हारी शादी को कभी मंजूरी नहीं देते। खैर चलो अंदर आओ। अंदर जाने के बाद भी रितेश के माता पिता ने या उससे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अंजलि इस बात से खुश थी कि उन्होंने अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। सभी ने साथ में डिनर किया और उसके बाद अंजलि चलो हम दोनों बाग में टहलने चलते हैं, जहां मैं बचपन में बहुत घूमता था। बेटा रात में तुम कहाँ बाग में जा रहे हो? मम्मी इतने सालों बाद आया हूँ, अब प्लीज मुझे मत रोकिए, चलो अंजलि। रितेश और अंजलि हवेली से निकलकर गार्डन में टहलने लगे। रितेश यहाँ का एनवायरनमेंट कितना रोमांटिक है ना। हाँ जान, बचपन में तो पीसफुल लगता था, अब तुम साथ हो तो रोमांटिक ही लग रहा है। यह सुनकर अंजलि मुस्कुरा दी और रितेश को धक्का देकर एक तरफ भाग गई। अरे अंजलि ये क्या बचपन है यार। मुझे ढूंढो रितेश। रितेश अंजलि को ढूंढने लगा और अंजलि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे छिपकर उस पर नजर रख रही थी। वह मस्ती में आकर रितेश से काफी दूर आ चुकी थी। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये किसकी आवाज है इतनी रात में इस जगह? उसने इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर उसको एक लड़की नजर आई जिसने काली साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। अंजलि अब थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन वो लड़की और जोर से रोने लगी। कौन है आप? ऐसी क्यों रो रही हैं? वो लड़की बिजली की रफ्तार से उसके करीब आई और उसने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक उसका रोना भयानक हंसी में बदल गया। ये देखकर अंजलि बहुत ज्यादा डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। अंजलि ने चीखते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाया और वापस पीछे की तरफ भागी। उसे लग रहा था कि वो लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही है। तभी वो रितेश से टकरा गई। रितेश। अंजलि ने कसकर रितेश को गले लगा लिया। अरे क्या हुआ? रितेश वहाँ एक लड़की थी, बहुत भयानक तरह से रो रही थी। बस बस अंजलि, बहुत हुआ मजाक, चलो अब घर चलते हैं। रितेश अंजलि की बात पर ध्यान ना देते हुए उसको अपने साथ लेकर चला गया। दोनों रूम में जाने के बाद लेट गए, लेकिन अंजलि के दिल में अब डर बैठ गया था कि वो लड़की कौन थी और क्यों इस तरह रो रही थी। उस रात के बाद हर जगह अंजलि को महसूस होता था कि वो लड़की उसके साथ है। जब वो सो रही होती तो लगता वो उसके सिरहाने बैठी है। वो किचन में काम कर रही होती तो ऐसा लगता कि वो उसके पीछे खड़ी है। लेकिन उसने अभी तक अंजलि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए अभी तक अंजलि की बात पर रितेश ने भरोसा नहीं किया था। धीरे धीरे 9 महीने गुजर गए। अब अंजलि मां बन चुकी थी। वो अपने बच्चे की देखभाल में लग गई और उसका ध्यान अब उस लड़की से थोड़ा कम हो गया। इसका नाम मैं तुम्हारे नाम से मिलता जुलता रखना चाहती हूँ। रोहन कैसा रहेगा? रोहन?
अच्छा नहीं जान, बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनकर अंजलि मुस्कुरा दी। अब रितेश अपने काम में बिजी था और अंजलि पूरी तरह से रोहन की परवरिश में लगी थी। एक दिन रितेश बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। अंजलि अपने कमरे में रोहन के साथ सो रही थी। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी और वो चौंकते हुए नींद से जाग उठी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और माथे पर पसीना आ गया था। तभी उसने पाया कि रोहन उसकी बराबर में नहीं है। रोहन कहाँ गया मेरा रोहन? उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने देखा कि वो लड़की घर के कोने में बैठी है और रोहन उसी की गोद में सो रहा है। ये देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन निकल गई। रोहन! उसने आगे बढ़कर उसकी गोद से रोहन को उठाना चाहा, लेकिन उस लड़की ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। इस हरकत से अंजलि के बदन में सनसनी दौड़ गई। मम्मी, पापा जी! ये कहते हुए उसने तेजी से रोहन को उसकी गोद से छीन लिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! क्या हुआ? क्यों इतनी रात में चिल्ला रही थी? पापा, यहाँ एक लड़की। ये कहते हुए उसने दीवार की तरफ इशारा किया तो अब वो लड़की वहां नहीं थी। देख ली होगी सोने से पहले कोई भूत की फिल्म। इन शहरी लड़कियों के तो यही ड्रामे रहते हैं। चलो वापस अपने कमरे में जाओ। अंजलि अपने कमरे में जाकर रोहन को खुद से चिपटा कर लेट गई। आज की इस घटना से उसका डर और ज्यादा बढ़ गया था। अगले दिन जब रितेश घर वापस आया रितेश! तो अंजलि ने उसको सब कुछ बताया, लेकिन इस बार भी रितेश ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। मगर एक रात मालती अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसको वही रोने की आवाज सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई। कौन है? उसने महेश को जगाया नहीं और कमरे से बाहर निकली। तभी उसने पाया कि कॉरिडोर की जमीन पर वही लड़की बैठी रो रही है। रुदाली? ये कहते हुए मालती वहां से भागी और हड़बड़ाहट में अंजलि के कमरे में घुस गई। क्या हुआ मम्मी जी? अब वो रुदाली मेरे पीछे है। मुझे बचा ले बहू, बचा ले बहू। तभी वो रोने वाली औरत वहां आ पहुंची। उसने मालती का पैर पकड़ा और उसको तेजी से घसीटते हुए एक कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मम्मी! अंजलि और रितेश दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा था। पापा, जल्दी आइए! महेश जैसे ही कमरे से निकल वहां पहुंचा, तभी दरवाजा खुल गया और मालती का बिना सर का शरीर बाहर आ गिरा। ये देखकर उन तीनों का दिल बुरी तरह दहल गया। मालती! मालती की मौत से घर में मातम का माहौल छा गया था, लेकिन अब अंजलि के दिल का डर अपनी चरम सीमा पर आ चुका था। तुमने मुझे अब तक बहुत झुठला लिया, लेकिन अब तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। कौन है वो लड़की? अंजलि, मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। वो रुदाली है, एक रुदाली। कौन रुदाली पापा? आज से 22 साल पहले मैं रोज शाम जंगल में टहलने जाया करता था। ऐसे ही एक शाम मुझे घूमते घूमते रात हो गई थी और प्यास भी बहुत लगी थी। तभी मुझे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। मैं पानी पीने के इरादे से उस झोपड़ी में गया तो मेरी मुलाकात वहां सुगना से हुई। सुगना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पेशे से वो एक रुदाली थी। जब भी किसी घर में कोई मौत होती है तो वहां अफसोस करने रुदाली को बुलाया जाता है, जो मैयत के पास बैठकर बड़ी जोर जोर से रोती है। सुगना और मैंने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। उसके बाद हम लोग रोज मिलने लगे। हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और इसी के साथ हमने कई रात भी गुजारी। महेश, आप अपने पिता से हमारी शादी की बात कब करेंगे? अरे, मैं उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्या करूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है
हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। कई महीने गुजरने के बाद वो एक दिन अपनी गोदी में एक बच्चा लिए हवेली पहुंच गई और तुम्हारे दादाजी को उसने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा, फिर उस पर काबू पाते हुए सुगना से बोले, तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारी शादी महेश से ही होगी। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और तुम्हारे दादाजी ने उसे ठहरने को एक कमरा दे दिया। उनके इस फैसले से मैं भी बहुत हैरान था, लेकिन रात को जब वो सो रही थी तो उन्होंने अपने असली प्लान को अंजाम दिया। तुम्हारे दादाजी मुझे साथ लेकर उसके कमरे में गए और उसके पेट में चाकू घोंप दिया। तभी सुगना दर्द में चीखती हुई नींद से जागी। एक रुदाली मेरे घर की बहू बनेगी, उसका बच्चा हमारे खानदान का वारिस बनेगा। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सुगना जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। पिताजी के इस हमले से मैं भी बहुत ज्यादा चौंका हुआ था, लेकिन कुछ नहीं बोल सकता था। तुमने मुझे तो खत्म कर दिया, लेकिन मेरे बेटे के हक के लिए मैं वापस आऊंगी। मेरे बेटे को उसका हक दिलाकर रहूंगी। ये उसके आखिरी शब्द थे। उसकी चिता को आग देने के बाद पिताजी ने उसके बच्चे को हमारे कारखाने में काम करने वाले एक कर्मचारी को दे दिया। उसने उसका नाम माधव रखा और उसकी परवरिश की। लेकिन सुगना के खून के कुछ दिन बाद ही पिताजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हारी माँ से शादी की और उस बात को हमेशा के लिए भूल गया। पिताजी, मुझे यकीन नहीं होता कि जिस खानदान पर मुझे इतना गर्व था, उसी खानदान का इतिहास इतना बुरा है। मैंने सोचा नहीं था। तभी इन तीनों को रुदाली के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर ये तीनों डर गए। ये तीनों ने देखा कि रुदाली रोते हुए इन्हीं की तरफ आ रही है। आज उसने पहली बार अपना घूंघट हटाया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो महेश की तरफ खून भरी निगाहों से देख रही थी। तभी महेश ने अपने हाथ जोड़ लिए और घुटनों पर आ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुगना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरे दिल के साथ खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से मेरे बेटे को भी उसका हक नहीं दिया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी महेश। ऐसा कहते हुए उसने झट से महेश का गला पकड़ लिया। आ सुगना, पापा को मारने पर तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा, उसको उसका हक नहीं मिलेगा। वो अभी तक एक नौकर की तरह ही जी रहा है और आगे भी जीता रहेगा। हाँ, मैं इस महेश को मारकर अपना प्रतिशोध लूंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को उसका हक दिलाऊंगा। मेरी जगह वो इस विरासत का वारिस बनेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन तुम पापा की जान बख्श दो। इतना सुनते ही रुदाली ने महेश को छोड़ दिया। महेश अपने गले को पकड़कर लंबी सांस लेते हुए खांसने लगा। अपना वादा जरूर निभाना, वरना ठीक नहीं होगा। ये कहकर रुदाली गायब हो गई। पापा, मुझे अभी माधव से मिलना है, जल्दी से मुझे उसके पास ले चलिए। महेश इन दोनों के साथ उस लड़के माधव के घर पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। नहीं चाहिए मुझे ये विरासत, आप मेरे पिता बनने लायक ही नहीं हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, बस एक मौका दे दे। इस पर रितेश और अंजलि ने माधव को समझाया तो वो कुछ नहीं बोला। माधव को हवेली लाया गया और पूरे गांव के सामने पूरे आत्मसम्मान के साथ उसे विरासत का वारिस घोषित किया गया। अब माधव हवेली के बड़े से कमरे में आराम से रह रहा था। आज पहली बार रुदाली उसको देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। महेश भी इस समय अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी कौन है? मेरे बेटे को उसका हक तो मिल गया, लेकिन मेरे साथ किए हुए धोखे का बदला मैंने तुमसे नहीं लिया। ये सुनकर महेश की आंखें खौफ से फट पड़ी। रुदाली उसके करीब आई
और उसने उसकी गर्दन को 2 झटके मारकर शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद वो उसकी लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी।